जय हिंद। तो सभी को सेंसर क्लासेज ऑफ साइंस स्टडी चैनल में स्वागत है। क्या गया शहर नहीं सोच बदलो, लक्ष्य नहीं कुछ बदलो। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं 12th केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक। 12th केमिस्ट्री का नया टॉपिक सॉल्यूशन। आज हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशन, जिसको क्या बोला जाता है, बिलियन। आज हम लोग बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, बिलियन के बारे में। सॉल्यूशन, बिलियन क्या है, बिलियन क्या है, बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं, इसके बारे में सीखते हैं। तो देखिए, बिलियन क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण आपस में मिल जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिलियन। या फिर याद रखेंगे कि जब विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, बिलियन। कहता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, बिलियन कहलाता है। या याद रखेंगे जब विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, बिलियन बन जाता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि विलेय किसे कहते हैं। तो देखेंगे विलेय, अगला क्वेश्चन पूछ देगा, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, विलेय किसे कहते हैं। तो याद रखना है कि विलायक में घुलित पदार्थों को विलेय कहा जाता है। विलायक में घुलित पदार्थों को क्या कहा जाता है, विलेय कहा जाता है। या ठेठ भाषा में ऐसे आप समझ रखिए कि अब यहाँ पर बात आ गई बिलियन की। किसकी, बिलियन की। तो बिलियन कैसे बना, तो कहा बिलियन ये दो से मिलकर बन रहा है, विलेय और विलायक। एक बन रहा है विलेय, दूसरा मिल रहा है विलायक। और इस समय विलेय क्या है, विलायक क्या है। जैसे आपने उदाहरण स्वरूप आप ले लिए चीनी और पानी का घोल। अब यहाँ पर डिपेंड करता है मात्रा कि किसकी मात्रा कितनी है। तो मालूम चला कि चीनी 100 ग्राम है और पानी 1 लीटर है। तो अब जो है पानी में चीनी क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। चीनी घुल जाएगा अर्थात चीनी विलेय हो जाएगा। तो ये हो गया विलेय, और पानी जो है चीनी को अपने में मिला लिया तो ये बन गया विलायक। तो एक तो ऐसे समझ गया। या फिर आप समझ सकते हैं कि विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, याद रखना है कि विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और विलयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। तो यहाँ तक अब भली बात सीख गए होंगे विलयन किसे कहते हैं। फिर से आपको याद दिला दूं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन। या जब विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, विलयन। अब इसमें आ गया विलेय किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं अर्थात विलायक में जो घुल जाते हैं, विलायक में जो घुल जाते हैं उसे विलेय कहते हैं। दूसरा टर्म विलायक क्या बना, विलायक किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अपने में घुला लेती है। वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को, जैसे पानी जो था चीनी को अपने में क्या कर लिया, घुला लिया। तो इसी प्रकार बोला गया कि विलायक क्या बन गया आपका, विलायक। थर्ड क्वेश्चन बन जाता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोल्वेंट क्या है। तो कहता है वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अपने में घुला लेती है क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। वैसे पदार्थ जो अपनों को, ठीक है, अपने में क्या करेगा, अन्य पदार्थों को घुला लेती है क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। याद रखेंगे यह अधिक मात्रा में होता है या प्रधान रूप बोल सकते हैं, प्रधान अवयव के रूप में रहता है। आगे कहता है बिलियन का प्रकार कितने होते हैं, बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो कहता है कि बिलियन जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा आपका मिल रहा है, एक हो जाएगा आपका गैसीय विलयन, पहला मिलेगा गैसीय विलयन, दूसरा मिलेगा आपका द्रव विलयन और तीसरा मिलेगा ठोस विलयन। तो यहाँ पर गैसीय विलयन का 3 रूप होता है, गैस गैस का, द्रव गैस का, ठोस गैस का। क्वेश्चन पूछ देगा द्रव और गैस का विलयन का उदाहरण दीजिए। तो द्रव और आपका क्या हो गया, गैस गैस का अगर पूछे तो गैस क्या हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, नाइट्रोजन भी गैस हो गया, दोनों को मिक्सचर हो जाएगा, ये भी विलयन बन जाएगा। द्रव में गैस पूछ दे तो द्रव में गैस पूछ दे तो जैसे आपका द्रव में गैस क्या है, तो जैसे आप ठंडा पीते कोको कोला तो उसमें क्या होता है, CO2 भरा होता है, तो उसमें सेक्रिन होती है। तो अब उसमें द्रव में क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है। ठोस में गैस का, तो जो आपका कपूर आप देखे हैं, ठीक है, तो कपूर में किसका मिश्रण होता है, नाइट्रोजन का मिश्रण हो गया। ये हो गया आपका ठोस में गैस का मिश्रण। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका द्रव विलयन। द्रव में क्या मिलेगा, गैस और द्रव का विलयन, द्रव द्रव का विलयन, ठोस द्रव का विलयन। गैस में द्रव का विलयन कैसे है, जैसे जल में घुला ऑक्सीजन गैस, तो ये द्रव्य विलयन हो गया। जल में घुला आपका, जल में क्या मिला दिए, इथाइल अल्कोहल, जिसको आप पेय अल्कोहल भी बोलते हैं, दारू भी बोलते हैं।
उसको मिला दिया, कैसा बनेगा द्रव विलयन। ठोस में द्रव का उदाहरण मतलब यदि जल में क्या घोल दे, ग्लूकोज घोल दे, तो ग्लूकोज किस अवस्था में है, सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था में, तो ये बन गया आपका द्रव्य विलयन का ही उदाहरण आएगा। आगे आता है ठोस विलयन। गैस ठोस का मिश्रण आपका आ जाएगा द्रव ठोस का, ठोस ठोस का। जैसे हाइड्रोजन में आपका पैलेडियम का मिश्रण, पारा में सोडियम का मिश्रण, कॉपर में आपका किसका, सोना का मिश्रण, किसका आ जा रहा है, ठोस विलयन। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो आपका इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मास परसेंटेज। याद रखेंगे मास परसेंटेज क्या कहा जाता है, मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। याद रखना है कि प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को, भार को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा में जो भार होता है उसके द्रव्यमान प्रतिशत कहते जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार बट्टा विलयन का भार, दोनों जो होगा वो ग्राम में होगा, और गुणे प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। तो फॉर्मूला बन गया द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार ग्राम में बट्टा विलयन का भार भी ग्राम में गुणे 100। परिभाषा क्या हुआ द्रव्यमान प्रतिशत का, कि प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को, ठीक है, प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा है वो भी मात्रा भी किस में रहेगी, वो भी भार में होगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। आगे कहता है मोल अंश क्या है, नेक्स्ट आप समझेंगे, ठीक है। मोल अंश किसे कहते हैं या मोल प्रभाज किसे कहते हैं, मोल फ्रैक्शन के नाम से जिसे जाना जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन। तो विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के अणुओं की संख्या तथा कुल अणुओं की संख्या का जो अनुपात होता है उसे मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज कहते हैं। विलयन में उपस्थित कुल पदार्थ के अणुओं की संख्या तथा कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, हम मोल प्रभाज कहते हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा, विलयन में उपस्थित सभी घटकों को मोल प्रभाज का योगफल जो होता है वो हमेशा 1 होता है। याद रखना है विलयन में उपस्थित सभी घटकों का मोल प्रभाज का जो योगफल होता है वो कितना होता है, वो 1 होता है। मोल प्रभाज को x के द्वारा सूचित किया जाता है, मोल प्रभाज को किसके द्वारा, x द्वारा सूचित किया जाता है। मोल प्रभाज बराबर मोल फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा, विलेय या विलायक का, ठीक है, मोल संख्या बट्टा विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अगर मान लिया जाए उदाहरण स्वरूप आप समझ सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, कि यदि किसी विलयन में जैसे A और B आपका, ठीक है, A आपका मिक्सचर मिलकर विलयन बना, तो कहता है कि ये टोटल का जैसे दोनों मिलकर बना रहा है C, तो C का कहता है कि इसके मोलों की संख्या, किसके, C के मोलों की संख्या और जो आपका मिल रहा है विलेय और विलायक के योग का, इसके जो अनुपात मिलेगा A और B का, दोनों का जो अनुपात होगा वही हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन। क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन। जैसे x द्वारा जैसे यहाँ पर मिल रहा है A का निकाल रहे हैं तो Na बट्टा Na प्लस B, अगर हमको निकालना होता B का मोल फ्रैक्शन निकालना होता तब क्या कर लेते, मोल आप किसका, B कंपोनेंट का अपॉन हो जाएगा Na प्लस NB, A और B के मोलों का रेशियो हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोल प्रभाज। देखते हैं अगला नंबर। नेक्स्ट याद रखना है मोलारिटी, मोलरता क्या है। तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोल क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। किसी 1 लीटर विलयन में एक आता है मोलारिटी, ठीक है, मोलरता क्या कहता है, मोलरता, एक आता है मोलालिटी, मोललता। तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसको m द्वारा सूचित किया जाता है। याद रखेंगे जो मोलरता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि इनमें से कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो याद रखिएगा उसमें ऑप्शन देगा मोलरता, तो आपका सही आंसर होगा मोलरता। मोलरता जो है ताप पर डिपेंड नहीं करता, तो मोलरता बराबर क्या बन जाएगा, विलेय का भार गुने 1000 बट्टा विलेय का अनुभार गुने आयतन उसका मिलीग्राम में आपका या मिलीलीटर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सीखना है मोलालिटी, मोललता किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है और यह भी ताप पर निर्भर नहीं करता। तो मोललता बराबर हो जाएगा विलेय का भार गुने 1000 बट्टा विलेय का अनुभार गुने विलायक का भार, क्या चीज़ में चला जाएगा, ग्राम, उसमें चला गया था मिलीलीटर में, इसमें आ गया ग्राम में। अगला नंबर देखते हैं हम।
अगला क्वेश्चन आपका है मोलरता और मोललता में अंतर बताएं। मोलरता तो याद रखेंगे 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कर रहे थे, मोलरता कह रहे थे। और 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को क्या कर रहे थे, मोललता कहते हैं। याद रखना है यहाँ पर मोलरता ताप पर निर्भर करता है, जबकि मोललिटी जो है आपका ताप पर निर्भर नहीं करता है। मोलरता को कैपिटल एम के द्वारा और मोललिटी को जो मोललता है इसको स्मॉल एम के द्वारा सूचित करते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन आपका विलेयता क्या है। आगे आपको पढ़ना है विलेयता क्या है। तो दिए गए ताप पर 100 ग्राम विलायक में, दिए गए ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलयन बनाने के लिए आवश्यक विलेय पदार्थ की मात्रा को विलेयता कहते हैं। दिए गए ताप पर 100 ग्राम विलायक में संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक विलेय पदार्थ की मात्रा को विलेयता कहते हैं। आगे कहता है हेनरी के नियम को बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हेनरी के नियम। तो याद रखेंगे 1802 ईस्वी में हेनरी ने गैसों के विलेयता तथा दाब के बीच में रिलेशन बतलाया था, संबंध बतलाया था, जिसे हम लोग हेनरी का नियम कहते थे। और उसमें वो बोला, क्या बोला कि स्थिर ताप पर, क्या बताया है कि स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव्य में किसी गैस का विलेयता आरोपित दाब के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव्य में किसी गैस का विलेयता आरोपित दाब के समानुपाती होता है, जिसे हम हेनरी के नियम से कहते हैं। और दूसरा आपका बतलाया है, दूसरा क्या बोला है, किसी विलयन में गैस का आंशिक दाब जो है गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसी विलयन में गैस का आंशिक दाब किसके बराबर होता है, तो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। आइए सीखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे आप याद रखिएगा संघनन, जिसे कॉन्डेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्डेंसेशन। संघनन किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा द्रव्य की अणु वाष्प बनकर पुनः द्रव्य में बदल जाती है, जिसे संघनन कहते हैं। क्या होता है, जैसे आप घर पे देखते होंगे चावल पकते हुए, क्या होता है ग्रामीण इलाके में आप देखे हैं, क्या होता है कि आपके घर में क्या होता है, ये तसला में क्या हो रहा है, आपका चावल पक रहा, ऊपर से इसका ढक्कन लगा होता है, नीचे से भाप उड़ा, वाष्प बनने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्प बनने की क्रिया को वेपराइजेशन हो रहा है। अब कहता है कि ये वाष्प ऊपर जाता है और ऊपर का जो दीवार है इसे टकराकर और यहाँ से ठंडा होकर पुनः किस में बदल जाएगा, द्रव्य में बदल जाएगा। यही जो प्रक्रिया है कि वाष्प पुनः द्रव्य में बदल जो जा रहा है, किसमें, द्रव्य में बदल रहा है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा द्रव्य की जो अणु है वाष्प बनकर पुनः किसमें बदल जाए, द्रव्य में बदल जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। वाष्पन सीख लिए कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा द्रव्य की अणु किसमें बदल रहा था, भी वाष्प में बन रहा था, वो क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। वाष्प दाब क्या होता है कि निश्चित ताप एवं दाब पर वाष्प के अणुओं द्वारा जो दीवार पर, बंद बर्तन के दीवार पर जो दाब लगता है उसे हम वाष्प दाब कहते हैं। अभी आपको बतलाया गया कि जैसे यहाँ पर ये बर्तन आपका ले लिया गया था और इसके द्वारा इस बंद बर्तन के दीवार पर जो वाष्प के द्वारा दाब लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब। वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहला रहा है, वाष्पीकरण। वाष्प ठंडा होकर द्रव्य बन रहा, वो प्रक्रिया क्या कहला रहा है, संघनन। वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, वाष्प बनने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्प को ठंडा होकर ठंडा होकर क्या बनता था, द्रव बनता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। और वाष्प जब किस पर, बंद बर्तन की दीवार पर क्या लगाए, दाब लगाए, बंद बर्तन की दीवार पर दाब लगाए, दीवार पर दाब लगाए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। आइए सीखते हैं आगे याद रखना है आपको अनुसंख्या गुणधर्म क्या है, जिसको हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। अनुसंख्या गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसी बिलियन का वह गुण जो विलेय पदार्थों के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, उसे अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। क्या कहता है, किसी बिलियन का वह गुण जो विलेय पदार्थों के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है लेकिन उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, उसे अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। अब वाष्प दाब में आता है अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्रसारणी दाब इत्यादि आ गया। अब कहता है अवनमन का मतलब ही होता है, याद रखिएगा, यहाँ पर उन्नयन एक टर्म आएगा आपका, उन्नयन, और एक दूसरा टर्म है अवनमन। उन्नयन क्या है, अवनमन क्या है। उन्नयन का मतलब हो गया वृद्धि होना, अवनमन का मतलब होता है कमी होना। उन्नयन का हो गया वृद्धि होना, अवनमन क्या होता है, कमी होना। तो समझते हैं हम लोग क्या आपका वाष्प दाब में अवनमन।
तो वाष्प दाब में अवनमन क्या कहता है, जब किसी भी विलायक में क्या करता है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसको वाष्प दाब में क्या कहते हैं, अवनमन। जैसे उदाहरण स्वरूप समझ लीजिए यहाँ पर कि आपने क्या किया, ठीक है, स्टोव पर जलाकर या गैस जलाकर आप यहाँ पर केतली में चाय गर्म कर रहे हैं। अब ऊपर से फिर क्या हुआ कि अभी आप 2 कप चाय बना रहे थे, ऊपर से में 2 कप फिर से पानी डाल दिए। तो ये आप क्या किए, वाष्पशील वाले पदार्थ में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला दिए। तब इसकी जो आपका क्या चीज़ है, दाब में, वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी। तो ये वाष्प दाब का क्या कहलाएगा, अवनमन। अगर वृद्धि हो जाती तब क्या कहलाता, उन्नयन। यहाँ पर आप सीखिए कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब में जो कमी उत्पन्न होती है उसको हम लोग वाष्प दाब में क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रॉल्स के नियम को बताएं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तो क्वथनांक में क्या होता है, उन्नयन होता है, जो विलयन के सांद्र मूललता के समानुपाती होता है, जिससे रॉल्स का नियम कहते हैं। आगे कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन क्या, क्वथनांक का उन्नयन, तो जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएं तो उसमें विलयन का निर्माण होता है, लेकिन विलयन का जो क्वथनांक है, ठीक है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अभी बोले उन्नयन का मतलब बढ़ जाना, कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे पहले अगर जो है चाय कितने डिग्री पर, 40 डिग्री पर अगर खोलता है, फिर से अवाष्पशील ठंडे पानी मिला दे रहे हैं या ठंडे दूध मिलाते हैं तो अब 60 डिग्री पर खोलेगा, तो क्वथनांक उसका क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसे हम लोग क्या बोले, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। आगे कहता है आदर्श विलयन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदर्श विलयन याद रखेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। वह विलयन जो किसी भी ताप एवं दाब पर रॉल्स के नियम का पालन करता है उसको आदर्श विलयन कहते हैं। वह विलयन जो किसी भी ताप एवं दाब पर किसका, रॉल्स के नियमों का पालन करता है उसे हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। याद रखना है, विलेय और विलायक को मिलाने पर ऊष्मा परिवर्तन जो है आदर्श विलयन में क्या हो जाता है, 0 शून्य हो जाता है। और विलयन का जो कुल आयतन है, किसका, विलयन का कुल आयतन विलेय और विलायक के आयतन के भाग के क्या होता है, बराबर होता है, जिससे हम लोग क्या कह रहे हैं, आदर्श विलयन कह रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट, अनादर्श विलयन, अनआइडियल सॉल्यूशन क्या। तो याद रखना, वैसा विलयन जो रॉल्स के नियमों का पालन नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। वैसा विलयन जो रॉल्स के नियमों का पालन नहीं करता उसे क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। आगे कहता है वांट ऑफ क्वथनांक से आप क्या समझते हैं, तो किसी भी विलयन में विलेय के समायोजन एवं वियोजन की मात्रा निकालने के लिए एक गुण का प्रतिपादन करते हैं, जिसे वांट ऑफ क्वथनांक कहते हैं। आगे कहता है अर्धपरागामी झिल्ली क्या। याद रखना है कि ऐसी झिल्ली जिससे होकर केवल विलायक के अणु ही क्या कर सकते हैं, आर पार जा सकते हैं, गुजर सकते हैं, विलेय के अणु आर पार नहीं जा सकता, उसे हम लोग अर्धपरागम्य झिल्ली कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। आगे कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रसारिक दाब, तो वह कम से कम दाब जो अर्धपरागम्य झिल्ली पर लगता है, क्या चीज करने के लिए, प्रसारण को रोकने के लिए। वैसी दाब जो क्या करता है, अर्धपरागामी झिल्ली पर लगकर प्रसारण दाब को रोक देता है, उसे परिसारिक दाब कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रसरण क्या है। तो याद रखना है कि जब 2 भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन के बीच में होने वाली एक विशेष प्रकार का विसरण की क्रिया है जो अर्धपरागामी झिल्ली के द्वारा होता है। अर्थात जब कोई, ठीक है, विलायक जो है अर्धपरागामी झिल्ली के द्वारा क्या हो जाए, आर पार चला जाए, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रसरण कहते हैं। अगर आपका प्रसारण जो है विपरीत दिशा में होने शुरू हो जाए, ठीक है, अर्धपरागामी झिल्ली के विलायक जो है विपरीत दिशा में होना शुरू हो जाए, तो उसे हम लोग प्रतिलोम उल्टा प्रसारण कहते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है आइसोटोनिक विलयन क्या है। तो ऐसा विलयन जिसका प्रसारिक दाब जो होता है वो समान होता है, उस विलयन को हम लोग आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। इस प्रकार हमारा जो सोल्यूशन का चैप्टर है वो क्या होती है, समाप्त होती है। इसके डिटेल से फिर से मिलेंगे हम लोग, ठीक है, बोर्ड पे सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।